नाम के आगे लगा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक ऐसा कवि जिसने अपने समय को पार करके एक कालजयी रचनाकार के तौर पर अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। निराला एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने नए छंदों का प्रयोग किया, ऐसे छंद जो एक निश्चित परिपाटी से चले आ रहे थे, उन छंदों को तोड़ करके मुक्त छंद में रचना की। क्योंकि आप जब छायावाद की बात अगर मैं करूं, क्योंकि निराला एक छायावादी कवि हैं, छायावाद के पहले जब हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग आता है, उस युग में कविता के मानदंडों को एक निश्चित परिपाटी के तहत बोलना पड़ता था। एक निश्चित परिपाटी के तहत कवि को अपनी रचनाओं को रचना होता था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, कवि का अर्थ ही है स्वच्छंद, मुक्त, एक उड़ती हुई चिड़िया के जैसे, जिसे आप बांध करके जंजीरों में नहीं रख सकते। उसी तरीके से एक कवि या कविता को आप जंजीरों में नहीं बांध सकते। इसी का परिणाम था कि द्विवेदी युग के बाद छायावाद युग आता है, जहां कवि मात्र अपनी चीजों को नहीं बल्कि अपने जिए हुए यथार्थ को भी अपनी कविताओं में वर्णित करता है। ये जो कविता हम बताएंगे अभी, वो तोड़ती पत्थर कविता जो है, वो निराला की बहुत प्रसिद्ध कविता है। आज तक स्त्री को, एक स्त्री जो केवल सौंदर्य की वस्तु थी, आप अगर पूरे साहित्य को उठाते हैं छायावाद युग के पहले तक, चाहे वो आदिकाल हो, भक्ति काल हो, रीति काल हो, उस युग तक एक स्त्री सिर्फ भोग की वस्तु थी। उसका शारीरिक सौंदर्य ही महत्वपूर्ण था, उसके अतिरिक्त एक स्त्री का कोई अस्तित्व था ही नहीं, ये माना जाता था कवियों के द्वारा, हमारे समाज के द्वारा। लेकिन निराला जब वो तोड़ती पत्थर लिखते हैं तो वो एक नए प्रतिमान को स्थापित करते हैं, जहां एक स्त्री सौंदर्य और भोग की वस्तु ना होकर एक श्रमशील प्राणी भी होती है, जो श्रम करती है, जो मेहनत करना जानती है, जो पत्थर तोड़ना जानती है और पुरुषों से कंधा मिला करके समाज को आगे बढ़ाना भी जानती है और एक नव निर्माण करना भी जानती है। तो ये हुई निराला की स्त्री, जो अब तक की स्त्रियों से पूर्णतः अलग थी, जिसके लंबे काले घने बाल नहीं थे, जो श्रृंगार करके 16 श्रृंगार में लिपटी नहीं रहती थी, बल्कि ये स्त्री एक सूती साड़ी में भी पसीने से तरबतर रहती थी और श्रम करती थी, क्योंकि इसे एक नवीन निर्माण करना है। तो आइए हम चलते हैं इस कविता की ओर, जो है तोड़ती पत्थर। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने आज उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर बधा यौवन नत नयन प्रिय कर्मरत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्रकार। ये कविता उस बारे में ही, ये इलाहाबाद के पास, इलाहाबाद में लिखी गई है। इसका एक विशेष कारण है, क्योंकि हमारे उस समय की जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो इलाहाबाद से काफी ज्यादा परिचालित होती थी। परिचालित होने के कारण निराला ने यहाँ इलाहाबाद लिया है। आप इस शब्द को ध्यान से देखें, अगर इलाहाबाद कहते हैं कि इलाहाबाद साहित्यिक गढ़ था, एक क्रांति का केंद्र था इलाहाबाद। और जहां इलाहाबाद में जिस अट्टालिका की बात यहाँ की गई है वो नेहरू जी का आनंद भवन था। निराला ने यहाँ उस सामाजिक विभेद को भी दिखाने का प्रयास किया है कि वो तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, कोई ना छायादार पेड़। ये एक श्रमशील महिला है जो पत्थर तोड़ रही है। पत्थर तोड़ना अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है। ये पत्थर सिर्फ पत्थर तोड़ना ही नहीं है, बल्कि ये जो प्रहार है उन तमाम सामाजिक रूढ़ियों पर ये प्रहार है जो ये आज तक एक सीमा में बांधते आए थे कि स्त्री का कार्य यहीं तक सीमित है, चार दीवारी तक सीमित है। परंतु निराला ने उसको बाहर निकाला और दिखाया कि नहीं, ये स्त्री पत्थर भी तोड़ती है और उन तमाम रूढ़ियों पर, उन तमाम मानसिकताओं पर जिसने उसे रोका है, ये प्रहार करती है। कोई ना छायादार पेड़, इस जहां ये श्रम कर रही है वहां कोई छायादार वृक्ष नहीं है, जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन। ये स्त्री कैसी, इस स्त्री के सौंदर्य का वर्णन देखिए। स्त्री कोई बहुत फेयर एंड हैंडसम लगाने वाली स्त्री नहीं है। श्याम तन, एक सांवली सी स्त्री है। भर बधा यौवन,
बहुत ही युवा स्त्री है, सांवला रंग है, नत नयन, इसकी आंखें नयने झुकी हुई हैं, प्रिय कर्मरत मन। और ये पूरे मन से अपने कर्म में लगी हुई है, अपने पत्थर तोड़ने के कार्य में ये स्त्री लगी हुई है, जिसका रंग सांवला है, जो यौवन से भरी हुई है, ये श्रम कर रही है। गुरु हथौड़ा हाथ, गुरु का अर्थ होता है भारी, हथौड़ा हाथ, इसने अपने हाथों में हथौड़ा लेके रखा है। वो हथौड़ा जो आज तक पुरुषों के हाथों में था, अब निराला की स्त्री वो हथौड़ा अपने हाथ में लेती है। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका टालिका प्रकार। वो प्रहार कर रही है, उस पत्थर को तोड़ रही है, श्रम किए जा रही है, नहीं टूट रहा है, वो बार बार प्रहार कर रही है अपनी उन्हीं कोमल हाथों से जो किसी को प्यार में सहलाया करते हैं। उसी कोमल हाथों से वो कठोर कर्म कर रही है, श्रम कर रही है। और सामने आनंद भवन है, हमारे नेहरू जी का आनंद भवन है, और उसके ठीक सामने वो स्त्री वो श्रम कर रही है। तो निराला ने यहाँ एक सामाजिक विभेद को दिखाया है कि भारत दो तरीके का भारत है यहाँ पे। एक ऐसा भारत जिसके पास सारी चीजें हैं, जिसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, जहां चकाचौंधे हैं, सारी सुख सुविधाएं हैं, भौतिक जितनी हम सुविधाओं की कल्पना कर सकते हैं वो सारी सुविधाएं हैं। और एक ऐसा भारत जिसके पास 4 वक्त की रोटी के लिए अन्न नहीं है, जो बेरोजगार है, जो श्रम तो करने के लिए तैयार है लेकिन उसके पास श्रम करने का कोई माध्यम नहीं है। और एक ऐसा तबका जो खा के अघा रहा है, उनके पास सारी सुविधाएं हैं। और एक ऐसा तबका जो सुविधा विहीन है, कुचला हुआ है, दबा हुआ है इस समाज में। तो निराला ने इन दोनों का समानांतर चित्रण करते हुए इस विभेद को बहुत ही ईमानदारी से जिस प्रकार है वैसा ही रखा है। इन्होंने बदलने का कोई प्रयास नहीं किया, यथार्थ को उसके नग्न रूप में ही सामने रखा है। निराला आगे कहते हैं, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू, गर्द चिंगी छा गई, प्राया हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। धूप का, गर्मी का दिन है, दोपहर का समय है और तपतपाती धूप है, लू चल रही है, पूरी धरती उस गर्मी से जल रही है। लेकिन वो श्रमिक महिला उस गर्मी में भी श्रम कर रही है। जहां लोग एसी में बैठे रहते हैं और समाज को सुधारने की बात कहते हैं, वहां वो महिला वास्तविक धरातल पर श्रम करती है, उस धूप को सहती है। उस पूरी तमतमाती धूप में भी वो श्रम करते हुए ये संदेश दे रही है कि अगर आप कुछ बदलना चाहते हैं, आप समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं, आमूल चूल परिवर्तन के लिए आपको श्रम करना होगा, अपनी सुविधाओं का त्याग करना होगा, तभी वो श्रम आ सकता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि श्रम के लिए एक तबके को हमने निश्चित कर दिया है कि ये मजदूर है तो इसे ही श्रम करना है, क्योंकि हम श्रम नहीं कर सकते। हम क्योंकि बौद्धिक लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, हम अपने आप को तथाकथित रूप से बहुत बौद्धिक समझते हैं और श्रम से दूर भागते हैं। लेकिन ये महिला श्रम का प्रतीक है। जरूरी नहीं कि श्रम बौद्धिक ही हो, क्योंकि अगर शारीरिक श्रम नहीं रहेगा तो आप किसी बौद्धिकता की कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार, देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं, सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह जो थी सुनी झनकार, एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, धुल के माथे से गए सिकर, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, मैं तोड़ती पत्थर। निराला यहाँ कहते हैं जब वो स्त्री श्रम में रत थी, तभी निराला वहां से गुजर रहे होते हैं। और वो स्त्री, क्योंकि दोपहर का समय है, बहुत सुनसान होता है, निराला वहां से गुजर रहे थे क्योंकि कोई पुरुष नहीं था, वो अकेली महिला श्रम कर रही थी। निराला जब गुजरते हैं तो एक पुरुष की आहट पा करके वो अपनी आंखों को एक बार उठा करके देखती है, क्योंकि निराला उसे एकटक देखे जा रहे थे। उनके देखने का अर्थ कुछ और था, क्योंकि वो अपने मन मस्तिष्क में उसके लिए एक रचना गढ़ने की प्रक्रिया में थे। लेकिन वो स्त्री उन्हें देखती है, उन्हें देखने के बाद फिर उस आनंद भवन को वो एक बार देखती है। ये देखना सिर्फ नॉर्मल एक साधारण देखना नहीं है, ये देखना प्रश्न करता है
एक उस व्यक्ति से जो उसे श्रम करते हुए ताड़ रहा है, क्योंकि वो निराला की उस विचार से परिचित नहीं है और वो उस तरफ अट्टालिका को देखती है और अपनी किस्मत से ये प्रश्न करती है कि आखिर क्यों उसकी नसीब में ये अवस्था है, क्यों एक के पास सारी सुविधाएं हैं, क्यों मेरे पास वो सुविधा नहीं है। और ये क्यों इतना बड़ा प्रश्न है, वो इस पूरे सभ्यता, इस समाज, इस पूरी व्यवस्था से ये प्रश्न है कि आखिर क्यों। आप जब एक स्त्री को चार दीवारी में बंद रखते हैं तो आप एक स्त्री के इस रूप को आज देख कैसे सकते हैं? वो स्त्री श्रम कर रही है, क्यों? आखिर क्यों विभेद है, क्यों राजनीतिक विभेद है, क्यों राजनीतिज्ञ अपनी रोटियां सेकने के लिए, क्यों हम जैसे आम लोगों की परिस्थितियों को देखते नहीं हैं? बहुत सारे प्रश्न हैं उसके जहन में। ये प्रश्न, ये देखना सिर्फ देखना नहीं है, ये प्रश्न है, अनंत प्रश्न है, सारी व्यवस्था से प्रश्न है, मुझसे और आपसे ये प्रश्न है। आखिर क्यों? क्यों इतना विभेद, क्यों इतनी असमानता, क्यों इतना कुचलन, क्यों इतना दबाव, क्यों? आखिर क्यों हमें आगे बढ़ने की इजाजत नहीं है? एक स्त्री होने के नाते भी क्यों हमें आगे बढ़ने के लिए नहीं, हमें अपनी बेड़ियों को तोड़ने नहीं दिया जाता है? क्यों? ये बहुत सारे प्रश्न हैं। ये एक स्त्रीवादी प्रश्न है, ये एक सामाजिक प्रश्न है, ये राजनीतिक प्रश्न है, सामाजिक प्रश्न भी है। ये सारा प्रश्न है। क्यों हमें आर्थिक भागीदारी में अपनी भूमिका नहीं निभाने दी जा सकती है? क्यों हम राजनीति में अपनी भूमिका नहीं निभा सकते हैं? ये सारे प्रश्न हैं। देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। ऐसा लगा, निराला कहते हैं, कि उसकी उस कुछ क्षण उठे हुए नजरों को मैंने देखा और मुझे उसके उस कुछ क्षण में ही नजरों में मैंने ये पढ़ लिया कि कोई उसे उस दृष्टि से नहीं देखा है जो मार खा रोई नहीं। यानी उसकी स्थिति वैसी थी उस बच्चे की तरह जिसको आप दो थप्पड़ तो लगाते हैं और लेकिन मना करते हैं कि तुम रोओगे नहीं। उस बच्चे की स्थिति आप समझ सकते हैं। गला रुंध जाता है उसका, अंदर की पीड़ा इतनी पीड़ादायक होती है कि उसे संभालना कठिन होता है। उस स्त्री की वही अवस्था थी। वो कोई शिकायत नहीं कर पा रही थी, केवल सवाल अपने आप से कर पा रही थी। तो निराला कहते हैं, देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं, सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झनकार। मैंने वहां एक झनकार सुनी। उस सुनसान माहौल में भी निराला को एक झनकार सुनाई देती है, उस क्रांति की झनकार जो उस स्त्री के क्षण भर उठे नजरें करती हैं। वो क्रांति एक क्षण के बाद वह कापी सुघर, धुलक माथे से गए सिकर। सिकर का अर्थ होता है पसीना। वो स्त्री एक क्षण के लिए निराला के उस गौर से देखने से कांप उठती है और उसी क्षण जब वो कांपती है तो उसके सर से पसीने की बूंदें गिरती हैं और ये बूंद का गिरना उसके उस परिश्रम को दर्शाता है। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, मैं तोड़ती पत्थर। फिर से वो अपने कर्म में लीन होती है। वो फिर से हथौड़ा लेती है और प्रहार करती है और अपनी अवस्था पर ये कहती है कि मैं तोड़ती पत्थर। यानी उसने शायद अपनी स्थिति को स्वीकार कर लिया है। उसने स्वीकार कर लिया है कि उसे श्रम करना है, परंतु स्वीकार भाव में भी अस्वीकार की भावना है, तभी वो श्रम कर रही है। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि निराला ने जिन भावों का प्रदर्शन वो तोड़ती पत्थर कविता में किया है, वो आज की 21वीं सदी में हमारे समय में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज स्त्रियां अपने बंदिशों को तोड़कर आगे बढ़ रही हैं। चाहे वो मजदूर स्त्री क्यों ना हो, जरूरी नहीं है कि कुर्सी पर बैठी महिला ही हो, बल्कि एक जमीनी स्तर से लेकर के एक उच्च स्तर तक महिला का अपना एक स्थान होता है। वो तोड़ती पत्थर महिला इस बात को प्रदर्शन करना चाहती है। स्त्री चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना सकती है। आप मेरी कॉम को देखें, आप प्रियंका चोपड़ा को देखें, आप बाकी इंदिरा नियोनी को देखें, ये सारी महिलाएं अपनी जगह पर अपना स्थान बनाए हुए हैं। आप पीवी सिंधु को देख सकते हैं। तो हर कोई आज कम ही मात्रा में सही, लेकिन इन बेड़ियों को तोड़ करके बाहर निकल रहा है। तो निराला एक ऐसे कवि थे जिन्होंने एक अलग स्त्री की परिकल्पना की और जो आज यथार्थ है, जो सच है। तो ये थे निराला, एक ऐसे कवि जो अपने आप में निराले थे। धन्यवाद।